नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पे। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली जो आपकी क्लास 12 का होम साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है, जो कि आपका है कार्य, आजीविका तथा जीविका। इस चैप्टर को हम अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। इसमें जो जो मेन टॉपिक है हम उसको समझने वाले हैं। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि होम साइंस के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते, बच्चों को, और वो कंफ्यूज रहते हैं। तो कोशिश करूंगी कि आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं और आपको ये जो पूरा टॉपिक है अच्छे से समझ में आए। और आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। आपके स्कूल स्टार्ट हुए 1 हफ्ते हो चुके हैं। अब अच्छी तरीके से आपको जो आपका स्कूल बैग है पैक कर लेना है और जितनी भी आपकी तैयारी है अब से आपको स्टार्ट कर देनी है आपकी एग्जाम, क्योंकि अब एग्जाम आने में टाइम नहीं लगेगा। डे बहुत जल्दी जल्दी निकलता जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि एग्जाम का डे कब आ गया है। तो इसीलिए आपको अच्छी तरीके से जो आपकी पढ़ाई है उसको स्टार्ट कर देनी है और फोकस करना है अपनी स्टडी पे। तो आपका ये जो चैप्टर है उसको हम समझेंगे। इसका हम आपका जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है उसको देखेंगे। अब इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक जो है वो है कार्य। अब इसमें पूछा गया है कि कार्य क्या है, तो आपको ना बताना है कि कार्य क्या है। उसके बारे में हम देखते हैं। यहां दे रखा है कार्य। अब कार्य का मतलब तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कार्य क्या है। एक तरीके से हम जो हमारा काम है वो हम कार्य को बोल सकते हैं। कोई भी जो हमारे द्वारा किया गया काम है वो कार्य ही होता है एक तरीके से। लेकिन यहाँ आपके होम साइंस में एक अलग तरीके से इसकी डेफिनेशन दे रखी है, हम उसको देखने वाले हैं कि ऐसी गतिविधि जो किसी उद्देश्य या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। अब ऐसी कोई भी जो उद्देश्य, जो मतलब गतिविधि है जो अपने उद्देश्य को, मतलब आपने कोई गोल फिक्स कर रखा है, उसके लिए आप जो काम कर रहे हो वो कार्य कहा जाएगा इसके हिसाब से। मतलब ऐसी कोई भी गतिविधि जिसको आप किसी भी उद्देश्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं उसे जो है हम कार्य कहते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को बहुत सी जो प्रतिभाएं और कौशल है उसकी आवश्यकताएं होती है। अब यहाँ पे आपने देखा, आपका जो ये डेफिनेशन था, फर्स्ट यहाँ आपको बता दिया कि किसी भी गतिविधि जो हमारी उद्देश्य है, आवश्यकताएं है, उसको पूरा करने के लिए हम जो भी गतिविधि करते हैं उसको हम कार्य कहते हैं। जो भी हम काम करते हैं किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए है ना, उसको हम कार्य कहते हैं। अब इसके जो कार्य है ना, इसके लिए हमें बहुत सारी प्रतिभाएं और कौशल की आवश्यकता होती है। अब हमने कोई गोल फिक्स कर रखा है कि आगे चल के हमें ये बनना है, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग से तैयारी करनी पड़ेगी ना। अब आप तुरंत सोचेंगे कि आपको ये बनना है और मैं ये बन जाऊं, तो ऐसा तो नहीं होगा। उसके लिए आपको बहुत सारी कौशल की आवश्यकताएं होंगी, बहुत सारी जो आपकी प्रतिभाएं हैं उसकी जरूरत आपको होने वाली होगी। तो यहाँ वही बताया गया है कि कार्य को करने के लिए बहुत सारी जो प्रतिभाएं होती है, कौशल होती है, लोगों को उसकी आवश्यकताएं होती है। अब यहाँ ना कार्य के बारे में बता रखा है कि अगर हम कार्य कर रहे हैं तो उससे हमारे समाज में किस तरीके की पहचान बनेगी। तो फर्स्ट, कार्य से कई जो नए पहचान है वो बनाता है। अब आप कार्य कर रहे हैं, उससे जो आपकी नई पहचान है वो निकलेगी, तो उसके बारे में पता चलेगा, और कई नए संबंध भी बनाता है। अब कार्य कर रहे हैं, हो सकता है उस फील्ड में और भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी तरह आपके गोल जो आप कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि एक ही इंसान उस गोल को कर रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस गोल में मतलब खुद शामिल होंगे। तो अब नए नए लोगों से आप मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो आपके जो नए संबंध है वो भी विकसित होंगे। तो यहाँ कार्य का जो आपकी डेफिनेशन है वो, और कार्य के क्या आप प्रभाव बता सकते हैं वो यहाँ पे आपको बताए गए हैं। अब यहाँ पे आपको जो कार्य के उद्देश्य है हम वो समझेंगे, जो आपके कार्य के उद्देश्य रहने वाले हैं। यहाँ फर्स्ट आप देखेंगे कार्य के उद्देश्य में आपको दे रखा है धन अर्जित करना। अब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसके लिए पैसे तो मिलेंगे ही। आप कार्य कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? धन कमाने के लिए ही कर रहे हैं। कोई भी कार्य करेंगे तो अब क्या है, मनोरंजन करना। अब आप मनोरंजन के लिए भी कार्य, मतलब इसके उद्देश्य से आपके पास धन है तो आपका जो मन करेगा वो कार्य आपका, मतलब जैसे जो आपका मन कर रहा है, आपको आपके हाथ में पैसे है तो आपको जो भी चीज चाहिए होगी आप आराम से ले सकते हैं। तो ये हो सकता है कि आप मनोरंजन करने के लिए भी एक उद्देश्य हम कार्य का मान सकते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तिगत पहचान विकसित करना। अब आप कार्य कर रहे हैं और आप जो आपकी प्रतिभाएं हैं, कौशल है, उसको आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो यहाँ क्या है, आपकी व्यक्तिगत पहचान बनेगी, मतलब लोग आपको जानेंगे। आप एक तरीके से पैसे कमा रहे हैं, जो आपकी प्रतिभाएं हैं, कौशल है, उसे आप लोगों को दिखा रहे हैं।
तो व्यक्तिगत पहचान उससे आपकी विकसित होने वाली है। नेक्स्ट, योगदान करना। अब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपकी प्रतिभा जो कौशल है वो आप दे रहे हैं, किसी फील्ड में दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक तरीके से योगदान कर रहे हैं, तो हम वो भी बोल सकते हैं। आत्मनिर्भर बनना, तो आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि उससे आप आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि मुझे इस चीज के लिए किसी और की जरूरत है, इसके लिए किसी चीज की जरूरत है, तो आपको उसको ना किसी और से मांगना नहीं पड़ रहा है। अगर आप कार्य कर रहे हैं, आपके पास खुद पैसे आ रहे हैं, तो आपको जो भी चीज चाहिए होगी आप उससे ही ले सकते हैं, आपको किसी और से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ वही बता रखा है कि आप आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं कार्य करने से। अब ये पूरा जो था हमने कार्य के बारे में समझा। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो समझने वाले हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ दे रखा है आपका जो अर्थपूर्ण कार्य है। अब इसके नाम से आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि अर्थ है, मतलब जिस कार्य से किसी भी तरीके का कोई अर्थ निकलता हो, मतलब इंपॉर्टेंट हो, किसी तरीके से समाज में जो अपना योगदान है वो कार्य देता हो, उसी को हम जो हमारा अर्थपूर्ण कार्य है वो कहते हैं। अब यहाँ पे उसके डेफिनेशन दे रखी है, ऐसा कोई भी कार्य जो आप अपनी समझ से करते हैं तथा पूरे जिम्मेदारी के साथ करते हैं और जिससे करने में आपको आनंद, मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है, ऐसे कार्य को अर्थपूर्ण कार्य कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे जितना भी दे रखे, जैसे कि आप जो भी कार्य करें अपनी समझ से करें। अब देखिए, कोई कार्य ऐसा है जिसमें आपको रुचि नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, आपको वो कार्य करना पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आपका मन नहीं लगेगा उस कार्य में। पहली बात तो ये है, आपको उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, कुछ समझ नहीं है, तो आप यही देखेंगे कि मतलब कुछ समझ ही नहीं आएगा, वो पूरा काम आप मिक्सअप कर देंगे। तो यहाँ पे यही है कि जो कार्य आप अपनी समझ से कर रहे हैं, मतलब आपको पता है कि उसके अंदर क्या क्या है, मतलब उसका अर्थ आप जानते हैं कि इस कार्य में क्या करना है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इसका मिडल पार्ट कौन सा होगा, इसका एंडिंग कहाँ से होगी, आपको पता है, आपको सब कुछ पता है कि किस तरीके से करना है। आप दिलचस्पी लेके करें, इंटरेस्ट लेके करें कि वो कार्य आपको आता है। तो वही यहाँ पे बता रखा है कि आप अपनी समझ से करते हैं, आप पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं और जो करने में आपको आनंद भी आती है और जो मानसिक संतुष्टि है वो भी मिलती है, तो उसको हम जो हमारा अर्थपूर्ण कार्य है वो कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बता रखा है नेक्स्ट, नौकरी। तो आप ऐसा कोई कार्य जो धन कमाने के लिए किया जाता है वो नौकरी कहलाती है। अब ऐसा कोई भी कार्य है, जो जॉब है, आप देखेंगे जॉब, ऐसा कोई भी कार्य है जिसमें हमें धन मिलता है, उसको हम नौकरी कहते हैं। और इसमें आप नौकरी में देखेंगे, जैसे आप किसी के अंडर काम करें, नौकरी में जॉब करें, आपकी एक फिक्स सैलरी है, वो आपको, आपके एक बॉस होंगे, वो आपको सैलरी देंगे, आपके जो कार्य हैं वो आपको बताएंगे, तो आपको एक तरीके से धन अर्जित करने के लिए, अब ये जरूरी नहीं है कि आपको उस फील्ड में जो है इंटरेस्ट है या नहीं है, आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, आपको नीड है, बहुत जरूरत है पैसों की, तो आप कहीं जाके कार्य कर रहे हैं तो आपको खुद ही उसमें इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा ताकि आप उस कार्य को अच्छी तरीके से कर सके और आपको जो धन है वो प्राप्त हो सके। तो यहीं पे आपको जो है आपकी नौकरी का मतलब बता रखा है कि आपको धन कमाना है, तो उसके लिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको हम नौकरी कहते हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है जीविका। अब जीविका क्या है? जो जीवन जीने का स्रोत है, जो साधन है, उसको हम जीविका कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है कि जीविका का अर्थ है वे साधन और व्यवसाय जिसके द्वारा कोई भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं को सहायता करते हैं और अपनी जीवन शैली को बनाए रखता है। अब यहाँ पे बता रखा है आपका जो जीविका का मतलब है कि जीविका का अर्थ वे साधन और व्यवसाय है जिसके द्वारा कोई भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं की सहायता करता है। अब ये जीविका ऐसा साधन है, ऐसा व्यवसाय है जिसके द्वारा जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत मतलब आपकी जो रोजमर्रा की जरूरतें की चीजें हैं, उसकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति जो होती है, उसमें जो आपकी मदद है वो आपकी जीविका के जो कार्य है वो करते हैं। जैसे यहाँ पे बता रखा है कि कोई भी साधन या व्यवसाय जिसके द्वारा आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, डेली रूटीन की जो जरूरत की चीजें होती हैं, उसकी पूर्ति के लिए स्वयं की सहायता करता है और अपनी जीवन शैली को बनाए रखता है, उसको ही हम जीविका कहते हैं।
और ये तीनों आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आपको अगर इसमें अभी तक जितना मैंने समझाया है कहीं कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट करके बताइए। आगे भी जो मैं समझाने वाली हूँ आपको गलत लगे या कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं कि इस पार्ट में आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ रही है। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स को पढ़े और आपको आंसर कर सके। अब यहाँ आपका जो नौकरी और जो आपका जीविका है उसमें अंतर बता रखा है कि नौकरी और जीविका में अंतर। अभी हमने नौकरी का मतलब समझा कि जो धन कमाने के लिए हम जो भी कार्य करते हैं उसको नौकरी कहते हैं, और हमने जीविका का मतलब समझा कि जो हमारे साधन है, जो व्यवसाय है, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने के लिए जो हमारे जीवन कौशल की जरूरतों है उसको बनाए रखता है, उसको हम जीविका कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट्स दे रखे कि धन कमाने के लिए किया गया कार्य नौकरी कहलाता है। यहाँ पे आपका जो जीविका है उसका दे रखा है साधन और व्यवसाय के माध्यम से अपने मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करना। यहाँ पे फर्स्ट आपको डेफिनेशन ही लिख के देनी है जो हमने वहां पे स्टार्टिंग में किया, तो आप उसका जो एक पॉइंट है आपको आसानी से मिल जाएगा कि आपको कोई भी किसी भी चीज में डिफरेंस आएगा, सिर्फ इसमें नहीं। अगर आ गया कार्य में डिफरेंस बताइए, कार्य और आजीविका में डिफरेंस बताइए, नौकरी जीविका में डिफरेंस बताइए, तो फर्स्ट आपको उसकी डेफिनेशन ही लिखनी है, उसकी आपको हाफ या 1 मार्क्स जरूर ही मिल जाएंगे। तो यहाँ फर्स्ट में आप देखेंगे आपको इसकी डेफिनेशन दे रखी है, नौकरी की दे रखी है, धन कमाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं उसको हम नौकरी कहते हैं। साधन और व्यवसाय के माध्यम से जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए हम जो भी करते हैं उसको हम जीविका कहते हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखा है नौकरी में हम दूसरों के नियंत्रण में काम करते हैं, नियंत्रण में होते हैं। अब मैंने बताया कि आप कहीं भी नौकरी करेंगे तो आपके एक बॉस होंगे जो कि आपको बताएंगे कि आपको ये काम करना है, ये नहीं करना है, आपको ऑर्डर देंगे, तो आप उनके नियंत्रण में होंगे। किसी भी तरीके से आपको उनके अंडर ही काम करना पड़ेगा। वो एक टाइम देंगे कि इस फिक्स टाइम में मुझे ये कार्य पूरा चाहिए, तो आपको उसी फिक्स टाइम में वो कार्य उनको पूरा करके देना होगा, नहीं तो फिर आप देखते हैं आपको डांट भी पड़ेगी, हो सकता है आपको जॉब से निकाल दिया जाए या फिर कुछ दिन के लिए आपको बाहर कर दिया जाए, आपकी सैलरी काट ली जाए। तो यहाँ आप उनके पूरी तरीके से नियंत्रण में होते हैं। यहाँ दे रखा है कि जीविका का चयन हम स्वयं से करते हैं, जैसे शिक्षक, वकील इत्यादि। अब यहाँ जीविका के बारे में बता रखा है कि जीविका जो है उसका चयन हम खुद करते हैं, मतलब जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनके लिए, जैसे कि हम यहाँ पे शिक्षक बन रहे हैं। अब शिक्षक क्या है, उसके लिए आप एग्जाम देंगे, कुछ प्रिपरेशन करेंगे, एग्जाम देंगे, लेकिन आप अपने ऊपर ही रहेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर आप इसका चयन आप खुद कर सकते हैं। यहाँ आपको किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई आपको ऑर्डर नहीं दे रहा, लेकिन हाँ यहाँ पे भी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि हमें देखनी होती है। यहाँ पे शिक्षक हो गया, वकील हो गया इत्यादि हो गया, जो कार्य हम जो भी खुद से स्वयं से चयन करते हैं उसके बारे में हमें जीविका में बताना है। नौकरी में हम किसी के अंडर होते हैं, जीविका में हम अपना जो चयन है कार्य करने का वो हम स्वयं जो है चूज कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है कि नौकरी में नियम और शर्तों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप नौकरी में देखेंगे कहीं भी, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी टाइम बता दिया जाएगा कि 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ओवर टाइम लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 10 घंटे की आपको ऑलरेडी जो आपकी सैलरी होगी वो फिक्स कर दी जाएगी, 12 घंटे की जो सैलरी होगी आपको पहले से फिक्स कर दी जाएगी। यहाँ पे जो कार्य है, अगर उन्होंने बोल दिया कि उनको 1 दिन में ये कार्य पूरा करके देना है, तो आपको वही इसी 1 दिन में जो है अपना कार्य पूरा करके देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले से ही जो आपके कार्य जो है ना उसके लिए नियम और शर्तें जो है वो ऑलरेडी बनाए हुए होते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया किस तरीके की शर्तें, जैसे टाइमिंग वगैरह हो गया, उसके बारे में सैलरी हो गई, उसके बारे में ये सब शर्तें ना वहाँ पे ऑलरेडी आपको नौकरी में प्रोवाइड करवाई जाती है। एक तो आप किसी के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं, ऊपर से जो उनकी शर्तें वगैरह वो भी आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि वो आपका स्वयं का कार्य नहीं है, वो किसी और का कार्य है, आप वहाँ पे एक एम्प्लॉय है, तो वहाँ पे आपको उनकी जो नियम और शर्तें होंगी वो माननी पड़ेगी। अब यहाँ जीविका में क्या है, जीविका के अंतर्गत हम अपने नियम और शर्तों में रहकर काम करते हैं। अब यहाँ जीविका में जो हमारे नियम है, जो हमारी शर्तें हैं, हम उसी से रिलेटेड जो कार्य है वो करते हैं। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी नियम शर्तें किसी और की मानने की जरूरत नहीं है, हम अपने ही जो नियम और शर्तें हैं उनको बना सकते हैं, लागू कर सकते हैं।
तो ये ही आपके जीविका में दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है कि नौकरी में व्यक्ति कंपनी की निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करता है। अब यहाँ पे कंपनी ने ना ऑलरेडी ही कोई जो है निर्धारित लक्ष्य, मतलब जो कोई लक्ष्य है उसको निर्धारित कर दिया है। अब यहाँ पे जो व्यक्ति इसमें काम करेगा उसको ऑलरेडी ही जो निर्धारित लक्ष्य है उसको ही पूर्ण करना पड़ेगा, उसकी प्राप्ति करवानी पड़ेगी। यहाँ पे आप स्वयं से कुछ नहीं करेंगे, आपकी जो कंपनी होगी वो ऑलरेडी निर्धारित कर चुकी होगी अपने लक्ष्य को, आपको उनका सहयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे है कि जीविका में व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। अब यहाँ पे आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अब जीविका में मेनली क्या है कि आप जो बनना चाहते हो खुद से बनना चाहते हो। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं या कुछ आप देखेंगे लोग होते हैं, वो पहले से सोच के रखते हैं कि उनको वकील बनना है, शिक्षक बनना है। ये जो जॉब होती है वो नहीं करना है, अपना खुद का कार्य करना है, चाहे किसी भी तरीके से करे। जैसे कि यहाँ पे वो शिक्षक वगैरह वकील वगैरह बन रहे हैं तो वो स्टार्टिंग से उसके लिए उनको किसी के अंडर रहने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद उनको वो जॉब मिल रही है। लेकिन ये जो जॉब है ये आपको ऐसे मिलेगी कि आपको किसी के अंडर काम करना पड़ेगा। यहाँ ये नहीं है कि आपने खुद से सोच रखा है कि आपको ये करना है वो करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जाते ही आपको किसी के अंडर कार्य करना पड़ेगा। और यहाँ पर है कि आपने स्टार्टिंग से ही सोच रखा है कि आपको आगे जाके क्या करना है, क्या बनना है। तो यहाँ वही है कि व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वयं कार्य करता है और यहाँ पे आपको अपनी कंपनी के लिए जो कार्य है वो करना पड़ेगा। तो ये पूरा डिफरेंस था आपकी जीविका और जो आपकी नौकरी है उसमें। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो देखेंगे। अब यहाँ आपका दे रखा है जो भारत के पारंपरिक व्यवसाय हैं उनके बारे में। पारंपरिक व्यवसाय से आपको क्या समझ में आता है? जो परंपरागत, मतलब काफी समय से हमारे साथ चलती हुई आ रही है, उसे हम परंपरा बोलेंगे। और यही पारंपरिक जो व्यवसाय है, मतलब जो कार्य है, जो व्यवसाय मतलब व्यापार है या जो भी कार्य है, हम काफी लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं और मतलब उसका जो एक मेन सहयोग है हमारी जिंदगी में हमें दिया जाता है। तो हम उन जो व्यवसाय है उनके बारे में समझने वाले हैं, उन कार्यों के बारे में समझने वाले हैं। तो यहाँ फर्स्ट आपको दे रखा है इसका कृषि। अब कृषि को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। खेती, जो सबसे बड़ी आवश्यकताएं होती है हमारी खेती, मतलब अब खेती से आप देखेंगे ना, जो गांव के लोग होते हैं वो खेती वगैरह ही करते हैं, उसी से उनका जीवन चलता है। और उसी जो खेती करते हैं वही जो फसल वगैरह होती है वो शहर में आती है, बाहर विदेशों में जाती है। और शहर में जो हम देखेंगे, शहर में कहीं कृषि नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे जो जैसे आप देखेंगे धान है, गेहूं है, चावल है, ये सारी जो है वो कृषि द्वारा ही उसको उगाया जाता है, उपज किया जाता है और उसके बाद जो है वो सप्लाई होकर जो शहर के लोग होते हैं यहाँ तक आते हैं और उससे जो हमारा भरण पोषण है वो हो पाता है। तो कृषि आप देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो व्यवसाय है वो माना जाएगा। तो यहाँ पे हम कृषि के बारे में समझने वाले हैं। तो कृषि एक पारंपरिक व्यवसाय है, ये काफी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, इसलिए एक पारंपरिक व्यवसाय है। भारत की जलवायु परिस्थितियां कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। भारत की बहुत सारी जो आप देखेंगे ना जो क्षेत्र है वो ना कृषि के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ की जो जलवायु है वो कृषि के लिए एकदम सही है, तो इसीलिए यहाँ पे जो कृषि है वो ज्यादा मात्रा में की जाती है। 70% संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। शहरों में बेचने के लिए लगती फसलें उगाते हैं। विदेश मुद्रा की प्राप्ति हेतु चाय, कॉफी, मसाले, यहाँ पे नगदी फसलें होगी। नगदी मतलब जिससे पैसे प्राप्त होते हैं, नगद रूप में हमें बेचती है और उनसे उनको पैसे प्राप्त होते हैं, यहाँ पे वो होगा। तो यहाँ बता रखा है कि 70% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। मतलब ये इतने प्रतिशत जनसंख्या है जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और कृषि करती है, कृषि कार्य करती है। आप देखेंगे ज्यादातर गांव में कृषि कार्य है उसी को जोर दिया जाता है, बाकी जो अन्य कार्य है वो कम मात्रा में की जाती है, लेकिन वो भी किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिशत में यहाँ पे जो हमारा है कृषि ही किया जाएगा। 70% जनसंख्या में कम से कम 50 से आप 55 या 60 तो मान ही सकते हैं जो कृषि कार्य करते होंगे। अब शहरों में बेचने के लिए ये लोग नगदी जो फसलें होती हैं उसको उगाते हैं। नगदी फसलें मतलब वो वहां पे उगा के यहाँ भेजते हैं और उनको हाथों हाथ जो है पैसे मिल जाते हैं, वो नगद में बेचते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी जो ऐसी है विदेश मुद्रा की जो प्राप्ति है
उसके लिए भी उगाई जाती है। अब भारत का जो आप देखेंगे जो कृषि का जो क्षेत्र है वो सिर्फ यहीं तक नहीं फैला हुआ है, बाहर के देशों में विदेशों में भी फैला हुआ है। इससे हमें जो विदेशी मुद्रा है वो प्राप्त होती है। अब विदेशी मुद्रा किसी भी देश की उन्नति के लिए हम सोर्स मान सकते हैं, बहुत बढ़िया सोर्स है। तो यहाँ वही बताया है कि जैसे चाय है, कॉफी है, मसाले इत्यादि की खेती है, जिससे हमें जो विदेशी मुद्राएं हैं वो प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो है कृषि के जो पारंपरिक व्यवसाय में कृषि के बारे में जो बताया है, तो यहाँ कृषि की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से शहरों में जो खान पान की चीजें हैं वो गांव से ही आती है। अब विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी एक कृषि से, आप देखेंगे कृषि एक इतना अच्छा व्यवसाय उद्योग व्यवसाय है जिसके द्वारा हमें विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ आप हस्तशिल्प देखेंगे। अब हस्तशिल्प में क्या है, जो कि यहाँ पे आप हस्त देखेंगे, हस्त यानी हाथ। अब शिल्प मतलब कोई भी कलाकृति आप बना रहे हैं वो होगा, तो यहाँ पे हस्तशिल्प मतलब जो हाथ से हम जो भी चीजें बना रहे हैं उसको हम हस्तशिल्प कहेंगे। तो इसके बारे में हम देखते हैं, ये भी एक पारंपरिक जो व्यवसाय है उसमें आता है। तो हस्तशिल्प हाथ के कौशल से तैयार किए गए रचनात्मक उत्पादन को कहते हैं। अब यहाँ पे बता दिया है कि जो हाथ से हम तैयार करते हैं वो होता है हस्तशिल्प। हाथ के कौशल से तैयार की गई जो रचनाएं हैं उसको हम हस्तशिल्प कहते हैं। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत काष्ठ शिल्प, मिट्टी के बर्तन बनाना, शिल्प आभूषण बनाना, हाथी के दांत इत्यादि शामिल है। अब इसमें कौन कौन से है, तो यहाँ पे काष्ठ शिल्प है, मिट्टी के बर्तन है, शिल्प आभूषण बनाना और हाथी के दांत इत्यादि इसमें शामिल है। यहाँ पे हम इस तरीके के कार्य कर सकते हैं अपने हाथों से, जो हमारी हाथों की जो कौशल है उसके द्वारा हम जो चीजें बना सकते हैं, बना के तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ आपको बताया गया है। नेक्स्ट, बुनाई भारत का कुटीर उद्योग है। प्रत्येक राज्यों के बाद और परंपरागत परिधान प्रशंसनीय होते हैं। अब यहाँ पे बुनाई के बारे में बता रखा है, बुनाई कढ़ाई के बारे में बता रखा है कि ये भारत का एक कुटीर उद्योग है और प्रत्येक राज्य के बाद और परंपरागत परिधान प्रशंसनीय होता है। अब यहाँ पे जो परंपरागत परिधान है उसके बारे में बताया कि बुनाई मतलब हाथों से। अब तो बहुत सारी मशीनरी आ चुकी है जिससे जो हम देखेंगे बुनाई कढ़ाई वाले कार्य आसानी से हो जाती है, लेकिन जो बुनाई और कढ़ाई के बाद जो हम हाथों से जो हम करते हैं उसकी बात ही अलग होती है। तो उसके बारे में बताया है कि हर राज्य के मतलब प्रत्येक राज्य के जो अपने परंपरागत परिधान है, अपने वस्त्र है, वो भी प्रशंसनीय होते हैं, उसके बारे में बताया है। हाथ से बनी वस्तुएं तथा वस्त्रों में सदियों से प्रशंसा पाई है। इनमें से समस्त प्राचीन काल में प्रतिदिन उपयोग तथा अन्य सजावट के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो हाथ से बनी वस्तुएं हैं, जो वस्त्र है और अन्य चीजें हैं आप देख रहे हैं, उसकी प्रशंसा के बारे में बताया कि किस तरीके से जो हाथ से बनी हुई वस्तुएं हैं उनकी शुरुआत से ही जो प्रशंसा है वो होती रहती है। और ये जो प्राचीन काल से प्रतिदिन उपयोग तथा सजावट के अन्य उपयोग में लाए जाते हैं। अब जो ये कार्य हैं हम प्राचीन काल से उपयोग में ला रहे हैं। स्टार्टिंग में मशीनें नहीं थी, हमने खुद हाथों से बनाना स्टार्ट किया था, उसके बाद धीरे धीरे मशीनों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे बता रखा है कि किस तरीके से प्राचीन काल से ही जो ये सजावट की चीजें हैं या जो वस्त्र वगैरह है, हाथ से बने हुए वस्त्र है, उसकी विशेषताओं के बारे में बता रखा है कि वो शुरू से ही चलती हुई आ रही है। अब इससे भी जो है विदेश मुद्रा की जो प्राप्ति होती है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिसका व्यापार जो आयात होता है, निर्यात होता है, वो भारत से बाहर भी होता है। और कुछ जैसे वस्त्र हम देखेंगे जो बाहर से भारत में भी आते हैं और जो भारत है यहाँ से बाहर भी जाते हैं। तो वही बता रखा है कि इससे भी जो हमारी विदेशी मुद्रा है उसकी हमें प्राप्ति होती है, जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत ही, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये पूरा आपका जो हस्तशिल्प था उसके बारे में बता रखा था। फर्स्ट आपको इसमें कुछ नहीं बताना, 1 मार्क्स का आप बता सकते हैं यही पॉइंट कि हस्तशिल्प मतलब क्या होता है। जो हाथ से बनी कलाकृति होती है, हाथ के कौशल से बनाई गई प्रतिकृतियां होती हैं, उसको ही हम हस्तशिल्प कहते हैं। इसमें आप बता दीजिए, आप ये भी इजी है कि हाथ से हम कौन कौन सी चीजें बना सकते हैं। जरूरी नहीं आप यही बनाए, आपको और भी अगर अन्य नाम पता है जो कि आप हाथ से बना सकते हैं, उसको हम हाथ से बनाकर अपने कौशल को दिखा सकते हैं, वो आप उसमें लिख सकते हैं। जरूरी नहीं आप यही सारी चीजें लिखिए, आप कुछ अलग बना सकते हैं।
जो कि आपको पता हो। फिर यहाँ पे बुनाई के बारे में, मतलब जो वस्त्र है उसके बारे में बता रखा है कि उसकी कैसी विशेषता है। मतलब आप देखेंगे हर अलग अलग राज्य की अपनी परंपरागत जो वस्त्र है वो माना जाता है, तो उसकी भी एक जो प्रशासनीय होता है, मतलब परिधान प्रशासनीय व्यवस्था है, वो भी उसमें लागू की गई हुई है। फिर हाथों से बनी जो वस्तुएं है उसकी प्राचीन काल से ही जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई आ रही है। जो साज सज्जा की चीजें हैं वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई आ रही है। फिर उसके बाद जो विदेशी मुद्रा है उसके बारे में बता देना है कि इस व्यापार से हमें विदेश की जो मुद्राएं है वो प्राप्त होती है, जो कि हमारे भारत देश के लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो ये पूरा आपका हस्तशिल्प के बारे में था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ दे रखा है आपके जो भारतीय पाक प्रणाली है उसके बारे में। यहाँ दे रखा है हस्तकला, चित्रकला, हस्तशिल्प के समान क्षेत्र के अपनी विशेषता प्रणाली होती है, जिसमें देशी सामग्री और मसालों से विविध स्थानीय व्यंजन तैयार किए जाते हैं। यह रोजगार का एक बेहतर स्रोत है। अब यहाँ पाक प्रणाली के बारे में बता रखा है, जैसे कि अब मसाले वगैरह हो गए या अन्य कोई चीजें जो हमारे खाना बनाने की जो चीजों में जरूरत आती है उसके बारे में बता रखा है कि कैसे हस्तकला हो गया, चित्रकला हो गया, हस्तशिल्प हो गया, इसके समान ही अन्य भी कुछ कार्य हैं जो कि हमारे जो देशी सामग्री है, मसाले हैं, उसके बारे में बताया है इसमें कि जो ये व्यंजन तैयार किए जाते हैं, मतलब जो ये मसाले हैं जिनसे हम व्यंजन तैयार करते हैं, इसके लिए भी हमारा जो ये एक पारंपरिक व्यवसाय में आता है, जो कि रोजगार का एक बेहतर साधन है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका चित्रकला बता रखा है कि भारत में चित्रकला विविधता है जो कि 4000 वर्षों से प्रचलन में है। अब यहाँ पे चित्रकला के बारे में कि चित्रकला जो है 4000 वर्षों से ही प्रचलन में है। धार्मिक उपासना के संदर्भ में चित्रकला का उदय हुआ। अब यहाँ पे बता रखा है कि इसका उदय किस तरीके से हुआ, तो मतलब धार्मिक उपासना, मतलब हमने धर्म कर्म के जो कार्य हैं उसी को जो हमने करना शुरू किया तो उसके साथ ही जो है जो चित्रकला है उसका भी उदय हुआ। भारत के विभिन्न भागों में अनेक चित्र देखने को मिलते हैं जो विभिन्न धर्मों को जो है उसके बारे में बताते हैं। मतलब अब भारत में आप देखेंगे बहुत विभिन्नताओं वाला हमारा जो भारत देश है वो है, यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म के लोग पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना बहुत सारे जो ऐसे चित्र हैं जो कि विभिन्न विभिन्न धर्मों से हैं। तो मतलब कि अब यहाँ पे एक धर्म तो रहा नहीं है, बहुत सारे धर्म रहे हैं, तो हमें उनसे जो जानकारी है ज्यादातर चित्रों से, ग्रंथों से, इन्हीं सबसे प्राप्त होती है। तो यही बता रखा है कि बहुत सारे जो अलग अलग धर्म के जो प्रतिमाएं हैं वो हमें मिली है, वो चित्र जो है हमें मिली है। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है इस्लाम हो गया, सिख हो गया, हिंदू हो गया, इन सब के जो चित्र है, इनके भगवान के जो धार्मिक चित्र है वो हमें प्राप्त हुए हैं। धार्मिक स्थलों पर कई चित्र प्रतिमाएं देखने को मिलती है जो कि लकड़ी, टेराकोटा दी से निर्मित है। इसमें से अधिक भारत की विश्व धरोहर के रूप में भी संरक्षित है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कई धार्मिक स्थल पे जो है जो चित्र है, प्रतिमाएं हैं, वो हमें मिलती है जो कि भारत की एक विरासत के तौर पर ही रखी हुई है। तो ये आपके चित्रकला के बारे में बता रखा था। और यहाँ जो आपके पाक प्रणाली है उसके बारे में, पाक प्रणाली में कुछ नहीं है, आप जो देखेंगे आपके जो खाने के मसाले हैं उसके बारे में बता रखा है कि ये भी, इनके अलावा ये जो आप देखेंगे जो बता रखा है, इनके अलावा जो एक अच्छा आप देखेंगे रोजगार का स्रोत है वो यही है। भारतीय पाक प्रणाली के बारे में ही बता रखा है कि किस तरीके से हमारे देसी मसाले हैं, व्यंजन को तैयार करने वाली जो वस्तुएं हैं उनको तैयार करने के लिए इसमें हम रोजगार का एक अच्छा जो स्रोत है उसको हम ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पे आपको चित्रकला के बारे में बता रखा है। चित्रकला आप जानते ही, आप इसमें ज्यादातर आपको धार्मिक विशेषताएं बता देनी है कि हमने शुरुआती तौर में चित्रकला की शुरुआत कहाँ से हुई, तो हम बता देंगे कि धर्म कर्म के कार्य जहाँ से शुरू हुए थे वहां से चित्रकला के जो कार्य हैं उसको भी चालू किया गया था। बहुत सारे हमें मंदिरों के चित्र मिलते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं, और ये एक तरीके से भारत की हम इसको विरासत बोल सकते हैं, धरोहर बोल सकते हैं। और अलग अलग जाति धर्मों की जो हमारे चित्र है वो हमें प्राप्त होती है। इसमें आप धर्मों के एग्जाम्पल दे दीजिए कुछ, तो आपके इसमें जो है अच्छे खासे पॉइंट बन सकते हैं अगर ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम में आ रहा है तो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आपका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब यहाँ आपको बता रखा है कि आधुनिक जो परिदृश्य है इनमें
इन तालाब को सरकार और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रोत्साहन मिला है, इसमें रोजगार के अवसर उपलब्ध है। अब यहाँ पे ना मतलब कि इसमें आप देखेंगे ना, ये जो कार्य धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे, खत्म होते जा रहे, लोगों ने ना इसमें सहयोग देना बंद कर दिया है। तो यहाँ वही बता रखा है कि जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उन्होंने इन सब कार्यों को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया है। तो इसमें मेनली हमें वही बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ आप देखेंगे, अब कार्य के संबंध में जो आपके जेंडर है, जेंडर के जो मुद्दे हैं वो अब यहाँ पे आपको आ गया है कि किस तरीके से जो स्त्रियां हैं उनको पीछे रखा जाता है, पुरुषों को आगे रखा जाता है। अगर कोई एक ऐसा स्थान है जहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे वहीं पे उस वेतन में ही, मतलब उसी एक स्थान पर जहाँ पुरुष कार्य कर रहा है उसको अधिक वेतन प्राप्त होगा, लेकिन जहाँ एक स्त्री कार्य कर रही है उसको कम वेतन प्राप्त होगा। तो यहाँ पे वही बता रखा है किस तरीके से यहाँ पे जो भेदभाव है जेंडर के आधार पर किया जाता है उसके बारे में। तो फर्स्ट यहाँ आपको जो जेंडर और लिंग है उसकी जो विभिन्नता है वो आपको बताया गया। अब यहाँ पे जेंडर क्या है, तो जो समाज द्वारा आपको पहचान दी गई है उसको ही जेंडर कहते हैं। अतः यह सामाजिक पहचान पर आधारित होती है। जैसे नर शब्द के लिए जो है लड़के को बताया जाता है और मादा शब्द के लिए लड़की को, मतलब एक तरीके से पहचान आपको दी गई है समाज के द्वारा। जो जेंडर है वो समाज के द्वारा जो आपको पहचान दी गई है कि ये जो नर है ये लड़का है, जो मादा है वो लड़की है, तो वही आपका यहाँ पे जेंडर दे रखा है। सेकंड आपका लिंग दे रखा है, तो यह अनुवांशिक तथा जननांगों इत्यादि के आधार पर पहचान से संबंधित होती है, लिंग प्रकृति पर ही आधारित होती है। मतलब जिस तरीके से पैदा हो रहे हैं वही, जैसे कि ये लिंग है तो आप लड़की हैं और लड़की हैं, तो ये स्टार्टिंग से ही आपको पता होता है, ये प्राकृतिक रूप से ही आपको प्राप्त होता है। लेकिन ये जो जेंडर है वो आपको जो समाज है वो पहचान देती है, वो आपका जेंडर है। अब यहाँ बता रखा है कि स्त्रियों को पुरुषों से कम समझना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ही जगह पे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक ही जगह पे एक पुरुष है और एक महिला है वो कार्य कर रही है, लेकिन एक पुरुष जो वहां पे कार्य कर रहा है उसको अधिक वेतन दिया जा रहा है, लेकिन वहीं पर वो महिला काम कर रही है उसको कम वेतन दिया जा रहा है। तो ये एक तरीके से जो भेदभाव है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ समान वेतन नहीं मिलता। फर्स्ट आपको बता दिया कि जो कार्य कर रही है लेकिन उसको ज्यादा वेतन मिल रहा है जो पुरुष है, लेकिन महिला को नहीं मिल रहा है। महिला द्वारा किए गए कार्यों को, जो कार्य का मूल्यांकन है वो नहीं होता है। स्वाधीनता में सहायक, देश की अर्थव्यवस्था में सहायक। अब यहाँ पे बता रखा है कि ये किस तरीके से जो है सहायता कर रहे हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार, स्त्रियों को स्वतंत्र निर्णय लेने की मनाही। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो स्त्रियों को जो स्वतंत्र निर्णय है वो लेने की मनाही है, मतलब वो खुद से अब कोई भी कार्य आप करना चाहे तो आपको उसके लिए पहले आपको किसी और से पूछना पड़ेगा, जो घर के बड़े होंगे उससे पूछना होगा, सलाह मशवरा है वो करना पड़ेगा। अगर उन्होंने हाँ बोला तभी आप वो कार्य कर पाएंगे, लेकिन उसके अगर उन्होंने ना बोल दिया तो स्त्रियों के मामले में ऐसा ही होता है कि उनको पहले पूछना पड़ता है, उसके बाद ही जो कार्य है, अगर उन्होंने कोई बड़ा है घर का वो हाँ बोल रहा है तो हाँ होगी, नहीं तो नहीं। तो वही बता रखा है कि यहाँ स्त्रियों को जो निर्णय लेने की है वो मनाही है। तो जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे हमने देख लिया कि जो स्त्री है उनको पुरुषों से कम समझा जाता है, वेतन समान वेतन नहीं मिलता अगर वो कार्य कर रही है एक जगह पे। महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना। अब यहाँ पे स्वाधीनता में सहायक, बहुत सारी महिलाएं जो है वो स्वाधीनता में भी सहायक है, देश की अर्थव्यवस्था में भी सहायक है बहुत सारी महिलाएं, और परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाती है, लेकिन जो स्त्री है उनको स्वयं से निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे वही बता रखा है किस तरीके से स्त्री और पुरुषों में जो भेदभाव है वो किया जाता है, या फिर स्त्री को पुरुषों से कम समझा जाता है। तो ये टॉपिक्स तो आप देखेंगे जो गर्ल्स है वो काफी अच्छी तरीके से कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके से घर में थोड़ा बहुत होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि घर वाले भेदभाव करते हैं, वो इक्वल ही रखते हैं, लेकिन वो जो आप देखेंगे ये जो गर्ल होती है घर की उनके लिए ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है, पॉजिटिव होती है। वो चाहते हैं कि वो घर में ही रहे, सेफ रहे, बाहर के मतलब बाहर आना जाना थोड़ा ज्यादा ना हो पाए, मतलब ना हो, क्योंकि एक तरीके से आप देखेंगे ना फैमिली के मेंबर होते हैं वो बहुत ज्यादा ही इस लड़कियों को लेके थोड़े मतलब सेंसिटिव होते हैं, उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं। लड़कों का क्या है, वो तो घूमते रहते हैं इधर से उधर, लेकिन लड़कियों के मामले में ऐसा नहीं होता है। वो चाहते हैं कि घर में रहे, जो भी कार्य है वो करने के लिए बाहर जाए, उनको छूट दी जाती है, कार्य करके वापस घर में आए, लेकिन वो लड़कों की तरह घूम तो नहीं सकते इधर से उधर, उसके लिए वो मनाही करते हैं कि ये कार्य नहीं करना है। लेकिन बाकी घर वाले इक्वल ये ट्रीट करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो।
अब यहाँ दे रखा है जो कि है स्त्री और उनके कार्य से संबंधित जो सरोकार है, मतलब स्त्रियां जो है वो कहाँ जो कार्य से जो संबंधित है उनके सरोकार, मतलब उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई है उसके बारे में बताना है, उनके लिए कौन कौन सी जो फैसिलिटीज है उसको प्रोवाइड करवाया सरकार ने। तो फर्स्ट यहाँ आपको ना देखेंगे महिलाओं की सुरक्षा हेतु कौशल विकसित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। अब इसमें यही सरोकार में यही है कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं उनकी रक्षा के लिए और उनको जो उनके कौशल है उनको विकसित करने के लिए जो बहुत सारे कदम उठाए गए हैं वो है। अब यहाँ फर्स्ट दे रखा है आपका KGBV, ये है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। बालिका विद्यालय, ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको ये याद रखनी है। फुल फॉर्म आते हैं होम साइंस एग्जाम में ज्यादातर यही आता है, फुल फॉर्म आएगा और डेट आएगी, वो आपको अच्छे से याद करके जाना है। तो यहाँ पे ये दे रखा है KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये जो है ये आप बताएंगे कि जो महिलाओं के लिए उनकी रक्षा के लिए उनकी कौशल को और निखारने के लिए जो कार्य सबसे मतलब किया गया है वो इसमें नाम आएगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का। कि इन्होंने एक विद्यालय के बारे में बताया कि किस तरीके से जो कस्तूरबा गांधी उनके द्वारा एक विद्यालय तैयार किया गया है, जिसमें जो आप देखेंगे पिछड़े वर्ग की जो लड़कियां हैं या जिनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई है उनकी पढ़ाई को कंटिन्यू करवाने के लिए यहाँ पे कार्य किया गया है। तो यहाँ देखेंगे यह योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त 2004 में शुरू की गई थी। अब यहाँ पे आपको अगर डेट याद रखनी है आप देखेंगे और फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ये नहीं भूलना है क्योंकि ये आ जाता है 102 मार्क्स में। तब इसे सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में एकीकृत किया गया था ताकि अनुसूचित जाति लड़कियों के जो शैक्षिक सुविधाएं हैं उनको प्रदान की जाए। अब यहाँ पे अनुसूचित जो जाति है उनकी जो लड़कियां उनके लिए जो शैक्षिक सुविधाएं हैं वो प्रदान की जा सके उनको। आप देखेंगे ना कि जो पिछड़े वर्ग की लड़कियां हैं जो कम है, मतलब आप देखेंगे कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ लड़कियों की जनसंख्या बहुत कम होती है, तो वही बता रखा है जो अनुसूचित जाति है, मतलब जो कि पिछड़े वर्ग की जो लड़कियां हैं उनके लिए जो पढ़ाई के जो कार्य है जो सुविधाएं हैं उनको लाया गया था इस विद्यालय के द्वारा। यहाँ पे आपको विद्यालय का डेट याद रखना है, कब बना था, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। इसमें मेन हम बता देंगे यही कि भारत सरकार द्वारा जो योजना है 2004 में लागू किया गया था, जिसमें कि जो अनुसूचित जाति की जो लड़कियां हैं उनकी जो पढ़ाई है उनको पूरा करने के लिए जो ये शिक्षा का कार्यक्रम है उसको लागू किया गया था। आपको यही डेफिनेशन देनी है इसमें। और शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों में अल्पसंख्यक समुदाय है, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार है, उनके लिए भी यहाँ पे ये कार्य किया गया था कि मतलब कुछ ऐसी बालिकाएं हैं जो कि पिछड़ी हुई हैं या अल्पसंख्यक समुदाय से या गरीबी रेखा के नीचे के परिवार से हैं, तो उनके लिए भी जो ये कार्य है वो लागू किया गया था। आपको यही मेनली बताना है। इसका फुल फॉर्म कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में इसका जो आयोजन है वो किया गया था। इसमें जो अनुसूचित जाति की लड़कियां हैं उनके लिए जो शैक्षिक सुविधाएं हैं उसको लागू किया गया था, या फिर पिछड़े वर्ग की जो लड़कियां हैं या गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से संबंधित है उनके लिए इसमें कार्य किया गया था। आपको मेनली यही बताना है इसमें। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित समुदाय के बीच जो लैंगिक असमानताएं हैं उनको कम करने के लिए अब इसका जो निर्माण है वो क्यों किया गया था। तो आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र से जो वंचित समुदाय, ग्रामीण क्षेत्र और जो वंचित समुदाय है मतलब कि जो गांव से है और जो वंचित, मतलब इन सब सुविधाओं के बारे में उनको पता ही नहीं है। कुछ ऐसे जो आप देखेंगे समुदाय हैं अभी के टाइम में भी, कुछ हम देखेंगे ना जानने को मिलेगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जंगलों में निवास करते हैं, उनको यहाँ की सुविधाओं के बारे में नहीं पता, वो वहीं पर रहते हैं अपना जीवन यापन करते हैं, यहाँ से वंचित है बिल्कुल कि शहरी जीवन के बारे में उनको कुछ नहीं पता है। तो वही यहाँ पे बता रखे कि जो ग्रामीण समुदाय और जो वंचित समुदाय है जिनको इन सब के बारे में नहीं पता है और जो इनके बीच जो लैंगिक असमानताएं हैं उनको कम करने के लिए, मतलब कि अब ये कार्य जो इसको आयोजन को चालू किया गया था, तो जो लैंगिक असमानता है उसको भी कम करने के लिए, मतलब आप लैंगिक असमानता में आप देखेंगे जो लड़कियां होती है वो पैदा होती है कई जगह ऐसे हैं कि उनको मार देते, जो भ्रूण हत्या वो कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे होते हैं पैदा होने से पहले ही जब पता चलता है वो करवाते हैं, तो उसके बाद उनको पता चल जाता है
कि गर्ल है उनके पेट में, तो वो उसको भी मार देते हैं। तो ये जो भ्रूण हत्या है उसको कम करने के लिए, जो लैंगिक जो असमानता है उसको कम करने के लिए इसका जो आयोजन है वो किया गया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट बता रखा है आपका KGBB का जो उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना है कि प्राथमिक स्तर पर बोर्डिंग सुविधाएं के साथ आवासीय विद्यालय स्थापित करने से समाज के वंचित समूहों की लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुलभ और जो संभव हो और सुलभ हो। मतलब कि जो ये KGBB है इसके द्वारा जो है जो भी लड़कियां हैं, जो कि आप देखेंगे उसकी जो प्राथमिक स्तर की जो पढ़ाई है और बोर्डिंग सुविधाएं हैं उनको जो है आवासीय विद्यालय इत्यादि है वो इस तरीके से बनाया गया है कि उनकी जो 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 शिक्षा हो, एक गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा वो प्राप्त हो सके। जितना भी कार्य वो करवा सकते स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए उन्होंने कार्य करवाया कि इस तरीके से उनको जो शिक्षा है वो प्राप्त हो सके, कि उनकी जितनी भी अच्छी स्तर से आप देखेंगे जो शिक्षाएं हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो और जो सुलभ शिक्षा, मतलब आसान भी हो और गुणवत्तापूर्ण भी हो। तो इसके द्वारा ही जो ये सारी कार्य हैं वो किए गए थे, जो आपका KGBV है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अब नाम से समझ जाएंगे यहाँ पे बालिका विद्यालय है, तो यहाँ पे जो भी स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए जो कार्य किया गया था। अब इसके आप मेनली बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं, आप बनाना चाहे तो कि आप फर्स्ट पॉइंट तो इसका फुल फॉर्म बता देंगे, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, आप ये बता देंगे। उसके बाद स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए कुछ अन्य जो जो अनुसूचित जाति की लड़कियां हैं उनके लिए यहाँ पे कार्य किया गया था, आप बता सकते हैं। उनके लिए जो विद्यालय उसका निर्माण करवाया गया था, जो लैंगिक असमानता है उसको खत्म करने के लिए, अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए, सुलभ शिक्षा प्रदान करने के लिए। जरूरी नहीं आप इतने बड़े बड़े पॉइंट लिखिए, आप इसमें से भी, जैसे आप यहाँ पे आप देखिए तो इसमें से भी आप 3-4 पॉइंट्स आराम से निकाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है आप पूरा पैराग्राफ में लिखें, आप एक एक पॉइंट लिखेंगे वो ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और आपके पॉइंट्स भी ज्यादा बनेंगे। तो आप कोशिश करें कि आप अच्छे से छोटे छोटे पॉइंट्स वाइज उसको याद कर लें। नेक्स्ट यहाँ आपका दे रखा है यही एक और जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि यहाँ पे दे रखा है जब बहुत ज्यादा संख्या में ही जो है कन्या भ्रूण हत्या जो होने लग गई थी, उसके बाद ही इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आपका ये है नारा है उसको लगाया गया था। इसके द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी। तो उसके बारे में हम यहाँ पे समझाया जाएगा कि इसको चलाने का कारण क्या था। भारत में जो बाल लिंगानुपात है निरंतर दर से नीचे जा रहा था। मतलब कि अब जो बाल लिंगानुपात है, मतलब कि जो बच्चे हैं, जब आप देखेंगे कि बच्चों में किस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। तो 2011 में जो है जो जनसंख्या की जो गणना है में भारत में बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु की लड़कियां 909 महिलाओं का था। अब जितनी भी आप देखेंगे यहाँ पे जो भी था, या तो ये जो बालिका थी जो कि पैदा ही नहीं हुई थी या फिर 6 वर्ष की थी, और जितनी भी लड़कियां थी और 919 जो महिलाएं थी उनके बारे में ही जो ये था। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, उनको पीछे रखा जा रहा है। वही बताया कि किस तरीके से लिंगानुपात से भेदभाव हो रहा था। कई बच्चों को तो जन्म ही नहीं लेने दे रहे थे, और कुछ जो 6 वर्ष तक की थी उनको मार दिया जा रहा था, और कुछ महिलाएं ऐसी थी। जिसके बाद इसी को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिंग भेद समाप्त करने के लिए तथा बेटियों को शिक्षित करने के लिए जो ये मुहिम है उसको चलाया था। अब देखिए किस तरीके से जो भेदभाव है बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से भारत देश में ऐसी एक मुहिम चलानी पड़ गई कि जो लोग है वो इस महत्व को समझ सके कि लिंगानुपात में जो भेदभाव है वो नहीं करना चाहिए, जो लिंग है उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि आजकल तो आप देखेंगे कि लड़कियां ज्यादा फील्ड में काम कर रही है। तो उसी के लिए यहाँ पे जो ये मुहिम है चलाया गया था, किस तरीके से जो बच्चों की, जो आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे थे जो कि पैदा ही नहीं हुए थे, बहुत सारे बच्चे जो कि 6 साल से कम उम्र के थे उनको मार दिया जा रहा था, या बहुत सारी महिलाएं थी उनको मार दिया जा रहा था। जिसके बाद जो ये मुहिम है वो चलाना पड़ा। अब ये मुहिम आप देखेंगे तो ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 2011 में चलाई गई थी। तो फर्स्ट आपको इसमें याद रख लेना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है। आपका इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों इसको बनाया गया। इसका क्वेश्चन आपसे ऐसे बन सकता है कि इसको क्यों बनाया गया था।
तो आप बताएंगे किस कारण से बनाया गया था, किस लिए जो ये जो मुहिम है उसको चलाया गया था। तो ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें आप बता सकते हैं कि लिंगानुपात में जो भेदभाव है, जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि 0 से 6 वर्ष की जो बच्चे थे, या जितनी आपको अगर ये याद नहीं हो रहा है, जो यहाँ पे नंबर दे रखा है आपको याद नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि 0 से 6 अनुपात तक के जो बच्चे थे और जो कुछ महिलाएं थी, जब 2011 में हमने वो किया, सर्वेक्षण किया लिंगानुपात वाला, तो वहां पे आप देखेंगे कि भ्रूण हत्या हो रही थी किस तरीके से, और सबसे कम जो आप देखेंगे यहाँ पे बच्चों को और महिलाओं को मार दिया जा रहा था, जिस वजह से उनको ये जो है मुहिम चलानी पड़ी थी। आप ये सब बता सकते हैं। इसमें आप और भी पॉइंट बना सकते हैं कि ये हत्या को रोकने के लिए था, लोगों को समझाने के लिए था, ये कि एक तरीके से आप देखेंगे लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप बेटी को बचाइए, बेटी को पढ़ाइए, क्योंकि आगे चल के बेटी भी एक जो कार्य, अच्छा कार्य है, देश के लिए कार्य है, आपके लिए कार्य है, वो कर सकती है। आप इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स बना सकते हैं, आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे कि होम साइंस मतलब आप जो लॉजिक वाले आंसर है आप कोशिश करें बनाएं, बुक से थोड़ा बहुत रिलेटेड हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बुक से बाहर का लिख दे, ऐसा हो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, आपकी बुक से भी हल्का फुल्का रिलेटेड हो, लेकिन आप जितना आप खुद से सोच के लिखेंगे ना, मतलब एनसीईआरटी, मतलब आप जो एग्जाम देंगे अब 11th 12th का, तो वहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि आपने बुक का रटा रटा लिख दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वहां पे आपकी सोच देखी जाएगी, आपकी समझ देखी जाएगी, किस तरीके से आप एक पॉइंट से किस तरीके से आप पूरा आंसर बना सकते हैं, वो देखा जाएगा। आपने कितना, जो आपको टॉपिक बताया गया आपको उसको, उसने कितना समझा है आपने उसको, वो देखा जाएगा। आपने रटा रटाया लिख दिया, आपको उसके नंबर मिल जाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है, आगे चल के आप उसको भूलने ही वाले हो, क्योंकि रटा हुआ चीज ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहता। लेकिन वहीं पे अगर आप उस एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से देख रहे हैं, आपको पता है कि हाँ, तो आप कोई आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अरे हाँ मैंने ये पढ़ा था, इसमें अगर मैं ऐसा नहीं बोल सकता तो मैं कुछ जो रिकॉल हो रहा है, मतलब कि मैं इससे कुछ अलग तरीके से भी बना के बता सकता हूँ, तो आपके दिमाग में ऐसा चलेगा। लेकिन आपने रट लिया है, आपसे कोई पूछ रहा है, आप भूल गए, आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल ब्लैंक रहेंगे। आप कुछ समझेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया था, ऐसा पढ़ा था, तो इससे मैं थोड़ा घुमा फिरा के ऐसा आंसर बना सकता हूँ जो कि अच्छा लगे देखने में। तो आपको इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है, जितना समझेंगे उतना अच्छा रहेगा। बस इसमें डेट वगैरह कुछ है जो कि आपको याद करना पड़ेगा अच्छी तरीके से, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इससे पहले वाले में अब आपने डेट देखा, बहुत सारी संस्थाओं के नाम है, तो आपको उनकी जो डेट वगैरह है वो आपको याद कर लेनी है। अब यहाँ पे इसका प्रारंभ बताया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, ये योजना 22 जनवरी 2015 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिसकी जो शुरुआत है वो की गई थी। अब यहाँ पे आपका डेट आ गया है, तो ये 22 जनवरी को किया गया था 2015 में। किसके द्वारा किया गया था? जो ये प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य बाल लिंगानुपात छवि में गिरावट के मुद्दे को संशोधित करना था। अब यहाँ पे जो आप देखेंगे कि किस तरीके से जो बाल लिंगानुपात है वो किस तरीके से बढ़ रहा था, उसको ही कम करने के लिए जो ये है इसको प्रारंभ किया गया था। जो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेन आप इसमें पॉइंट बनाए तो आराम से आपके 3 पॉइंट बन सकते हैं, 3 मार्क्स के बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसी में से ये पॉइंट्स जो है वो बना लेने हैं। अब यहाँ आगे आपको और कुछ बता रखे हैं इसी के बारे में कि स्त्रियों को सशक्त करने तथा उनके समाज की जो मुख्य धारा में शामिल करने के और एक सराहनीय कदम उठाया गया। अब किस लिए इसमें बनाया गया, तो और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं किस तरीके से, तो आप बता सकते हैं स्त्रियों को सशक्त, यहाँ पे स्त्रियों को मजबूत बनाने के लिए, अगर आपको ये वर्ड समझ में ना आए तो आप यहाँ पे मजबूत बनाने के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा, उनको भी समाज में शामिल करने के लिए। अब स्त्रियों को हमने शामिल तो कर रखा है समाज में, लेकिन क्या है, हम यही समझते हैं स्त्रियां क्या है, सिर्फ घर पे कार्य करने वाली है, सिर्फ कार्य करेगी, कोने में रहेगी, वही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसकी मुख्य धारा, जो हमारे समाज की मुख्य धारा, मतलब स्त्रियां भी बाहर जा सकती हैं, अलग अलग जो फील्ड है उसमें कार्य कर सकती है, उसके लिए कि समाज की मुख्य धारा में हमें शामिल करने के लिए जो एक सराहनीय जो ये कार्य था, कदम था, उसको उठाया गया था। अब सरकार के इन प्रयासों की सार्थकता तभी संभव है जब समाज अपनी मानसिकता में बदलाव लाकर कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कदम जो एकजुट है वो
हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, जो इतने सारे कदम उठाए जा रहे हैं, किस लिए? क्योंकि हमारी सोच में कहीं ना कहीं कमी है कि हम अभी तक ये सोच रहे हैं कि जो बच्चियां हैं, मतलब जो स्त्रियां हैं वो पीछे हैं, जो पुरुष है वो आगे हैं, जिस वजह से हम इतने सारे कदम उठाए गए हैं कि हम महिलाओं को सरकार द्वारा अब देखेंगे किस तरीके से जो बहुत सारी छूट है वो मिल रही है, किस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जा रहा है सरकार द्वारा। हमारे इधर की जो हमारे समाज की जो मानसिकता है वो किस तरीके से हम देख सकते हैं पिछड़ी हुई है। तो वही यहाँ बताया है कि हम इन सब कदमों को तभी हम इसको लागू कर सकते हैं जब हम अपने आप में जो सुधार है वो लाएंगे, अपने समाज में सुधार है वो लेकर आएंगे। क्योंकि एक इंसान की जो सोच होगी, जैसे कि मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं, उनकी सोच यही है कि जो लिंग में भेदभाव है वो करना चाहिए, लेकिन मैं उसके खिलाफ हूँ। मेरे सामने कम से कम 10 से 12 लोग हैं और मैं अकेले हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं 10 से 12 लोगों के साथ मतलब उनसे लड़ाई करूं या उनको बताऊं समझाऊं, तो वो नहीं समझेंगे क्योंकि वो ज्यादा संख्या में। तो यहाँ पे क्या है कि हमें हमारे समाज की सोच बदलनी है। अब समाज में एक इंसान सोच को बदलने के लिए उसको बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे, लेकिन अगर लोग जब तक अपने दिमाग में लेकर नहीं आएंगे कि हमें अपनी सोच बदलनी है, तो वो सोच नहीं बदल पाएंगे। तो यहाँ हर एक इंसान को ये सोच जो है, अपना जो कार्य है वो करना पड़ेगा, जो सोच है वो बदलनी पड़ेगी कि ऐसा कुछ नहीं है जो ये इतने सारे कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो हमें वो खुद समझना चाहिए कि यहाँ पे हमें जो ये भेदभाव है उसको कम कर देना चाहिए। तो यहाँ वही बताने की कोशिश की गई है, ये सब तभी लागू हो पाएगा, तभी ये सब अच्छे से कार्य कर पाएगा जब हम खुद जो हमारे समाज की जो सोच है उसको हम परिवर्तित कर पाएंगे। अभी आपके आगे कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं जिसमें आप देखेंगे कार्य के प्रति जो है आपकी मनोवृत्तियां, मतलब जो आपके एटीट्यूड वगैरह आपकी सोच है जो आपके कार्य के प्रति, उसके बारे में। फिर जीवन कौशल है, एग्रोनॉमिक्स है और एंटरप्रेन्योरशिप है। इसको हम आगे समझने वाले हैं। यहाँ कुछ पेज जो है रिपीट हो रहे हैं, इसको हम स्किप कर देते हैं। तो यहाँ आ गया है आपका जो टॉपिक है कार्य के प्रति मनोवृत्तियां। अब यहाँ पे बता रखा है कि किस तरीके से कार्य के प्रति आपकी सोच है उसके बारे में बता रखा है कि जो संतोष असंतोष का अनुभव है, काम का बोझ समझना, मतलब कि अब बहुत सारे कार्य ऐसे हैं ना जिसमें आपको संतोष मिल रहा है, संतुष्टि मिल रही है, आप कार्य अपनी मर्जी से कर रहे हो। लेकिन कुछ कार्य ऐसे जो आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें असंतोष की भावना हो। तो आप इसमें अगर आप एक्सप्लेन करना चाहे तो आप ये जो बात है आप लिख सकते हैं, लेकिन आप ये आपको पॉइंट बनाना जरूरी है कि कार्य में किस तरीके से जो मनोवृत्तियां है, किस तरीके के अनुभव है जो हमें हो सकते हैं वो बताना है। तो यहाँ संतोष असंतोष का अनुभव है, काम को बोझ समझना, या तो हम काम को बहुत अच्छा समझ सकते हैं या तो हम उसको बोझ समझ सकते हैं अगर हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो। नेक्स्ट, कार्य को सुचारू रूप से ना करना। अब बहुत सारे जो कार्य आपको उसमें दिलचस्पी नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप उसमें डीले करेंगे, उसको ढील देंगे, यार कोई नहीं बाद में कर लेंगे, होता रहेगा। तो वही है कि सुचारू रूप से कार्य न करना, मतलब जैसे लगातार आप कार्य कर रहे हैं वो ना करना, वही इसमें बता रखा है। सकारात्मकता से कार्य ना करना, पॉजिटिव थिंकिंग लेकर कार्य नहीं करना। मतलब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी डील आप लेने जा रहे हैं, पहले से आपने सोच रखा है यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या पता ना मिले। तो यही बता रखा है कि यहाँ पे आप सकारात्मकता से आप कार्य नहीं कर रहे, पॉजिटिव थिंकिंग से आप कार्य नहीं कर रहे हैं, वो आ जाएगा। कार्य को अनुसार, जो कार्य है उसके अनुसार भोजन ना करना। अब क्या हो सकते हैं इन सबके, जो असंतोष के कारण है या कुछ भी है, तो अब जो कार्य वगैरह है आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस वजह से ऐसा हो सकता है। तो जो कार्य के प्रति आपकी मनोवृत्तियां थी उसके बारे में था। नेक्स्ट यहाँ आपका दे रखा है जो लाइफ स्किल्स है उनके बारे में। अब किस तरीके से आप कम्युनिकेशंस देख लेंगे, थिंकिंग एंड क्रिएटिव देख लेंगे, स्ट्रेस जो है मैनेजमेंट देख लेंगे, जो भी है आप ये सब देखेंगे। तो ये आपकी जो लाइफ स्किल्स है उनके जो इम्पोर्टेंट जो थिंग्स है वो बता रखे, किस तरीके से आप कम्युनिकेशन आप देखेंगे। तो एक बात करने का जो तरीका है, जरिया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। तो ये जो सारे हैं आपको दे रखे किस तरीके से जो आपकी जो लाइफ की स्किल्स है वो जरूरी है कौन कौन सी आपके लिए। अभी यहाँ आपको सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बता रखा है कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स व्यक्तिगत विशेषताएं हैं जो किसी भी व्यक्ति की जो बातचीत, नौकरी के प्रदर्शन और करियर की जो संभावनाओं को बढ़ाती है। अब सॉफ्ट स्किल्स जो कि व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं, जो कि
किसी से बातचीत, कम्युनिकेशन, नौकरी, जॉब के जो प्रति उनकी जो वो है, जो जॉब है उसके प्रति, करियर जो है उसके जो प्रति जो संभावनाएं हैं उसको बढ़ाती है, मतलब रुचि को बढ़ाती है। कि जिसके पास ये सॉफ्ट स्किल्स होंगे वो किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी करियर में जाने के लिए जो उसकी संभावनाएं हैं उसको और बढ़ा देगी कि मैं इस कार्य में जाना चाहता हूँ और मेरे पास सॉफ्ट स्किल्स है, तो हो सकता है कि कई प्रतिशत जो संभावनाएं है वो बढ़ जाएगी वहां पे मेरे को ज्वाइन करने की, या लोग मेरे को ज्वाइन करवा लेंगे उसके लिए। यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स बता रखा है। अब यहाँ आगे आपका जो है एग्रोनॉमिक्स, वो मतलब जो आपका सिक्योरिटी है वो आ चुका है। अब हम उसको समझेंगे। तो यहाँ फर्स्ट दे रखा है आपका जो है व्हाट इज एग्रोनॉमिक्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी है उसको हम मेनली समझेंगे तो ये एक तरीके का विज्ञान है जो कि मानव और जो मशीनरी है उसके बीच जो पारस्परिक संबंध है उसको दर्शाता है, जो सिक्योरिटी है वो। अब यहाँ बता रखा है जो एग्रोनॉमिक है वो दो ग्रीक शब्द से बना है, एर्गन जिसका मीनिंग है वर्क, और फिर नोमियो जिसका मीनिंग है नेचुरल लॉज, मतलब यहाँ पे नेचुरल लॉज बता रखा है कि कुछ नेचर के लॉज है उसके बारे में बता रखा है। तो टू क्रिएट अ वर्ड दैट मीन्स द साइंस ऑफ वर्क एंड अ पर्सन्स रिलेशनशिप टू दैट वर्क एनवायरमेंट। अब यहाँ पे देखा है एर्गोनॉमिक्स इज अ वे टू वर्क स्मार्टर एंड नॉट हार्डर। अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी है उसके बारे में बता रखा है कि किस तरीके से, मैंने हिंदी में आपको बताया, इसका डेफिनेशन आपको बता देना है कि ये दो वर्ड से, ग्रीक शब्द के दो वर्ड से बना है। अब इसमें जो है इसके मतलब हम बता सकते हैं सिक्योरिटी का मतलब क्या है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग है कार्य जो कि जो नेचुरल लॉ है उसके द्वारा किया जा सके, वो है हमारा सिक्योरिटी। अब इसमें क्या है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं, ना कि जो हार्डर तरीके है उससे कर रहे हैं। मतलब जो आप देखेंगे सिक्योरिटी जो है वो मानव और जो मशीन है उसके बीच के संबंध को हमें बताता है। तो किस तरीके से हम मशीन से जो कार्य कर रहे हैं उसको हम स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं, हार्ड तरीके से नहीं कर रहे, मुश्किल नहीं बना रहा है, वो इजी बना रहा है, उन कार्य को बहुत अच्छी तरीके से करवा रहा है। तो वही बता रखा है। अब फिर है वाई एग्रोनॉमिक्स। तो यहाँ पे बता रखा है कि किस लिए है। तो agronomics is not only for making the work better but also making is a comfortable and a efficient। अब यहाँ पे क्या है कि जो एग्रोनॉमिक्स है मतलब सिक्योरिटी है वो सिर्फ कार्य को जो है बेटर बनाने के लिए, ठीक बनाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ वो कार्य को कंफर्टेबल भी बनाता है और एफिशिएंट मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा, आकर्षित भी बनाता है। फिर हेयर कंफर्ट इज अ मोर देन द सॉफ्ट हैंडल। अब यहाँ पे बता रखा है कि किस तरीके से आप देखेंगे ना सिक्योरिटी की विशेषताओं के बारे में इसमें बता रखा है कि यहाँ पे जो कार्य है वो अच्छी तरीके से हम करें, कंफर्टेबल तरीके से करें, जो देखने में अच्छा हो, आकर्षित हो, उस इन सब कार्यों को करने में जो है जो हमारा सिक्योरिटी है वो हेल्प करता है। अब कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, कोई भी जो है, अब यहाँ पे फिजिकल यूज वगैरह के बारे में बता रखा है जो हमें ना कंफर्ट देता है, एक तरीके से कंफर्ट इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एंड जो फिजिकल यूज है। अब जो ये डिजाइन वगैरह किस तरीके से बनाया गया है तो वो फिजिकल यूज में जो है हम अच्छी तरीके से उसका इस्तेमाल करें उसके लिए है। एंड एफिशिएंसी इज क्वाइट मेकिंग समथिंग इजियर टू डू। अब इसका किस लिए यूज किया, मतलब बनाया गया है इसको, तो किसी भी चीज को ना यहाँ बता रखा है कि सिंपली मेकिंग समथिंग इजियर टू डू। अब यहाँ कोई भी कार्य, सुकारिकी का जो हम देख रहे हैं किस लिए इसको, मतलब ये क्यों जरूरी है, तो जो कोई भी कार्य है उसको सिंपली मतलब आसान करने के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको बनाया गया है कि हम उस कार्य को अच्छे तरीके से कर सके, जो अच्छी तरीके से मतलब वो दिखने में भी अच्छा हो, कार्य को हम कंफर्टेबल तरीके से कर सके, कोई भी हमें किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो उस कार्य को करने के लिए। तो मेनली जो सिक्योरिटी है उसका यही कार्य है। अब यहाँ पे जो इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरीके से यहाँ बता रखा है द फोरआर्म्स एंड थाइज आर पैरेलल टू द फ्लोर। अब यहाँ पे आपको बता रखा है कि आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे इसके जो इसका यूज है वो बता रखा है कि हम इस तरीके से बैठे हुए हैं, उसमें जो हम देखेंगे तो यहाँ पे फोर आर्म्स एंड द थाइज आर पैरेलल टू द फ्लोर। अब यहाँ पे ये पैरेलल टू द फ्लोर होना चाहिए, जो थाइज है आपके एंड जो आपके फोर आर्म्स है
वो। द कीबोर्ड इज इजी रीच विदाउट बेंडिंग और फ्लेक्सिंग द रिस्ट एंड। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो ये कीबोर्ड है यहाँ पे दिखा रखा है, तो इसको हम बिना झुके, हम जो बिना झुके हैं आप देख रही है ये बिल्कुल सीधी है, बिना झुके ही हम इसका यूज कर सके। एक तरीके से आप देखेंगे ना ये कंफर्टेबल बना रहे हैं इंसान को। अब कोई कोई है क्या है कि वो अच्छी तरीके से बैठते ही नहीं, जिस वजह से वो कार्य नहीं कर पाते। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, यहाँ दो इमेज हमें बता रखे हैं। फर्स्ट यहाँ की हम किस तरीके से गलत तरीके से बैठे हुए, सेकंड यहाँ पे हम किस तरीके से सही तरीके में बैठे हुए हैं। तो जो आप सिक्योरिटी में देखेंगे वो इस तरीके का विज्ञान है कि मतलब जो इंसान है, जो मनुष्य, वो अपने कार्य को मतलब इस तरीके से करे कि ना उसको थकावट हो, अच्छे तरीके से कर भी ले, उसको किसी, जैसे आप देखेंगे आई पर ज्यादा जोर न पड़े, या इनकी जो कमर है उस पर ज्यादा जोर न पड़े, लेग वगैरह है उस पर ज्यादा जोर न पड़े, हैंड्स है उस पर ज्यादा जोर न पड़े। तो ये यही बता रखे कि जो आदमी वो जल्दी थके ना। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो ये गलत तरीके से बैठे हुए हैं। तो ये देखेंगे यहाँ पे आप इनकी पीठ की साइड देखेंगे तो आपको जल्दी दर्द हो जाएगा। आप इस तरीके की पोजीशन में बैठ रहे हैं तो आपके जो लेग है उसमें भी बहुत जल्दी दर्द हो जाएगा। तो आपको जो कार्य पर ध्यान है वो बहुत कम जाएगा, क्योंकि आप जो आपका बॉडी है उसी से आप थक जाएंगे। तो आप आगे का कार्य किस तरीके से करेंगे, तो वही बता रखा है इसमें कि हमें ये कार्य जो है बिल्कुल इस तरीके से जो सही पोजीशन है उसमें करके करना चाहिए। नेक्स्ट ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप आ चुका है। ये आपका देखेंगे तो जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ न्यू बिजनेस विच इज ऑफ्टन इनिशियली अ स्मॉल बिजनेस। द पीपल हु क्रिएट दिस बिजनेस आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स। अब यहाँ पे बता रखा है जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो जो डिजाइनिंग है, लॉन्चिंग है और जो कि न्यू बिजनेस वगैरह जिसको स्टार्ट करते हैं उनको ही हम जो है एंटरप्रेन्योर कहते हैं। मतलब एंटरप्रेन्योर वही होते हैं जो अपने रिस्क पर कोई कार्य करते हैं, नया जो उद्योग है उसको स्थापित करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कोई भी नया जो कार्य है उसको शुरू किया जा रहा है तो वो अपने रिस्क पर कर रहे हैं, जो लोगों की पसंद की चीजें हैं उसके द्वारा कर रहे हैं। तो वही बताया गया है कि जो भी नया लॉन्चिंग है, डिजाइनिंग वगैरह है जो करता है उसी को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द जो है कैपेशियंसी एंड विलिंगनेस टू डेवलप। अब यहाँ पे वही है कि हम खुली सोच के साथ जो अपना कार्य है वो कर रहे हैं। वही जो एंटरप्रेन्योर वगैरह है वो रिस्क ले रहे हैं, आसानी से लोगों की जो रुचि है उससे जो भी चीजें संबंधित चीजें हैं उसको मार्केट में लेकर आ रहे हैं, अपना कार्य स्थापित कर रहे हैं और लोगों की जितनी भी पसंद की चीजें हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको, ये सोचे बिना कि उनका घाटा होगा या फिर उनका फायदा होगा। लेकिन वो रिस्क ले रहे हैं कि हो सकता है इसमें फायदा हो जाए। तो वही एंटरप्रेन्योर है जो कि रिस्क लेके कार्य करेगा। अब यहाँ पे हिंदी में उसका मतलब बता रखा है कि उद्यमिता एक नए व्यवसाय के डिजाइन को शुरू करने और चलाने की प्रक्रिया है, जो कि अक्सर शुरू में एक छोटा व्यवसाय होता है और व्यवसाय को बनाने वाले लोग उद्यमी कहलाते हैं। उद्यमिता को लाभ कमाने के लिए अपने किसी भी जोखिम के साथ जो व्यवसायिक उद्यम को विकसित करने, व्यवस्थित करने और प्रतिविधि करने की क्षमता और इच्छाओं के रूप में वर्णित किया गया है। तो यहाँ वही बता रखा है कि उद्यमिता का मतलब क्या है कि कोई नया डिजाइन हो गया, जो नया व्यवसाय हो गया उसको चलाने के लिए, शुरू करने के लिए जो भी करते हैं, छोटे स्तर से ये बड़े पर लेकर आते हैं। इन व्यवसाय को बनाने वाले लोग उद्यमी कहलाते हैं और ये जो भी कार्य करते हैं वो अपनी जोखिम पर करते हैं, मतलब रिस्क लेके ये कार्य को करते हैं। और एक व्यवसाय जो है उद्यम को विकसित करने और व्यवस्थित करने और प्रबंधित करने की क्षमता और इच्छा के रूप में वर्णित किया गया है। मतलब उसके अंदर सारी ही क्वालिटी होती है कि वो किस तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ा सकता है, उसको स्थिर बना सकता है और उसको मजबूत बना सकता है। वो एक उद्यमी जो है एंटरप्रेन्योर है, उसके अंदर ये सारे गुण होते हैं। तो यही आपके पूरे चैप्टर में था। आई होप आपको जो आपका ये चैप्टर है ये समझ में आ गया होगा, जितने भी पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। आपको कहीं कोई कमी लगी हो आप बताएं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि उसको हम आपको किसी तरीके से समझा सके, उसको आपको कमेंट के माध्यम से उसका आंसर कर सके। और ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। आई होप एंड तक आप इस वीडियो में बने थे और आगे ही जो आपकी आने वाली वीडियोस है उसमें आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आपकी जो होम साइंस की क्लासेस है उसके लिए। थैंक यू।